हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 17 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम अब तक लाते रहें। आज द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा Eat and learn. Then we will discuss the oppressors wrong. उसके बाद हम देखेंगे the consequences of declining fertility are many. काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे डेटा इसमें देखने को मिलेंगे। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस रिमेंबरिंग पेरियार विथ अ प्लेज टू एम्ब्रेस डिसेंट। चलिए वन बाय वन चारों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। बहुत कुछ जानने और समझने को मिलने वाला है। आज का जो पहला टॉपिक है वो रहेगा ईट एंड लर्न, खाओ और सीखो। तमिलनाडु's ब्रेकफास्ट स्कीम इज अ गुड मॉडल फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो। तमिलनाडु की नाश्ता योजना अन्य राज्यों के अनुसरण के लिए एक अच्छा मॉडल है। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट में जरूर इंगित कीजिएगा। नाश्ता हमारा जो मील ऑफ द डे होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर हेल्दी क्वालिटेटिव नाश्ता रेगुलरली किया जाए तो निश्चित तौर पर मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट मिलता है। साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेटाबायोलॉजिकली सब तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और ओवरऑल सोसाइटी एज अ होल उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटल बिहेवियर पर। और यदि जब बच्चों की बात आती है तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके ग्रोथ में, सीखने की क्षमता में, चीज़ों को ग्रहण करने की शक्ति में, और किस तरीके से समाज के प्रति उनका व्यवहार सुनिश्चित होता है उसमें भी एक हेल्दी और रेगुलर नाश्ते का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार द्वारा अभी जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। M.K. स्टैलिन साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा जो प्रोग्रेसिव द्रविडियन मॉडल में इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की बात कही जाती है, उसकी तर्ज पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। चूँकि बच्चों का परफॉर्मेंस, यदि स्कूल में नाश्ता उनको मिलता है तो जो उनकी मेंटल एबिलिटी है उस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब के साथ में पढ़ाई पर उनका फोकस बढ़ता है और जो रिटेंशन रेट होता है स्टूडेंट का स्कूल में जो बने रहें उनकी क्षमता भी बनी रहती है और बहुत सारे नए विद्यार्थी, नए बच्चे भी स्कूल में आने के लिए आकर्षित होते हैं। मिड डे मील एक सफल एग्जाम्पल है भारत सरकार का, जिससे स्कूलों में रिटेंशन रेट बढ़ा है। बच्चे स्कूल, चूँकि बहुत से ऐसे गरीब तबके, नीचे जो एकदम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जहाँ पर खाने की तलाश करने के लिए बच्चों को श्रम करना पड़ता था, जब उनके खाने की व्यवस्था, दोपहर के खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा स्कूलों में सुनिश्चित हो जाती है मध्याह्न भोजन योजना के तहत में, ऐसे में बच्चे पढ़ाई की तरफ भी आकर्षित होते हैं। और चूंकि तमिलनाडु सरकार की ये जो नाश्ता योजना है इसमें भी जो कैलोरी है 293 कैलोरी औसतन, और इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 9.85 ग्राम प्रोटीन की गाइडलाइन दी गई है। और जब ये मिड डे मील जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है उससे मिल जाती है, जब मिड डे मील की बात करते हैं वहाँ पर 553 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन की बात कही जा रही है, तो बेसिकली दोनों जब एक साथ बच्चों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर ओवरऑल कैलोरी और जो प्रोटीन इंटेक है इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। अब चूंकि ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको मिड डे मील को कैसे लागू करना है इतने दिन से इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार द्वारा जब नाश्ता योजना को लागू किया जाएगा तो बहुत सारे जो हर्डल्स होते हैं,
जो रुकावटें होती हैं उनसे कैसे डील करना है, इसका ऑलरेडी इनको एक्सपीरियंस मिड डे मील स्कीम ने दिला दिया है। चाहे वो फंड के डिले की बात हो, क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है फूड की उसकी बात हो, या कई बार जाति व्यवस्था, जो खानसामे होते हैं कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है, यदि वो निचली जाति से हो जाते हैं तो कई बार जो स्कूलों में बच्चे आते हैं उनके अभिभावक उसका विरोध करते हैं। इससे किस तरीके से डील करना है, कैसे जो अभिभावक हैं उनको जो सोसाइटी एज अ होल में सभी वर्गों का इम्पोर्टेंस समझाना, और स्कूल जहाँ पर बच्चे सीखने आते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके के भेदभाव का कोई स्थान नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों को, सद्भावना को आगे कैसे बढ़ाना है, तमिलनाडु सरकार को भी इसका अब एक्सपीरियंस हो चुका है। और निश्चित तौर पर ये जो ब्रेकफास्ट स्कीम है ये दूसरे राज्य हैं उनके लिए भी एक रोल मॉडल के रूप में तमिलनाडु खुद को स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे द ऑपरेसर्स रॉन्ग, अत्याचारी की गलती। ईमानदारी, नथिंग कैन रियली स्कैंडलाइज अ कोर्ट पीपल बाय जजेस ऑफ इंटेग्रिटी। ईमानदार जजों की बहुलता वाली अदालत को वास्तव में कुछ भी बदनाम नहीं कर सकता है। आर्टिकल में बात कही जा रही है जो यूट्यूबर और ब्लॉगर ए शंकर हैं, इनको सवक्कू भी लोग बोलते हैं, तो इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा है और 6 महीने की इनको सजा भी हो चुकी है। हालांकि इनका ये कहना था कि इन पर आरोप ये लगा था कि इन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं जो न्यायपालिका है उसको टारगेट कर रहा था, उसकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अपने बचाव पक्ष में इनका कहना था कि इन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं जो ओवरऑल जो जुडिशरी उसके इम्प्रूवमेंट का ही प्रयास है। कुछ सवालों की बात करते हैं तो जैसे कि जुडिशरी में जो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो SC ST OBC हैं उनका काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेशन है। इनके अलावा जो ब्राह्मणिकल क्लास है, जो ब्राह्मण्स हैं, उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इस बात को इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था। हालांकि कुछ इन्होंने पर्सनल ट्वीट भी किए थे जो जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध, और अब इसको संयोग ही कहना उचित होगा कि जब इनका मामला लगता है तो वो जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच में ही जाता है जिनके विरुद्ध इन्होंने व्यक्तिगत ट्वीट भी किए थे। और ऐसे में जब इन्हें 6 माह का सज़ा होता है, 6 माह की कारावास सुनाई जाती है, तो कई सारे लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। आर्टिकल में ये भी बात आगे कही जा रही है कि इन्होंने जब इनको सज़ा हो जाती है तब इनका ये कहना था कि इनको किसी भी बात का या किसी भी ट्वीट पर कोई भी अफसोस नहीं है, और इवन जब 6 महीने बाद इनकी सज़ा खत्म होगी तो आने के बाद वापस जेल से रिहा होने के बाद ये इसी दिशा में ट्वीट को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कई बार जो बुद्धिजीवी होते हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, एमिनेंट लॉयर हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत लोगों ने जो न्यायालय है और उनकी कार्यप्रणाली है और कई न्यायाधीशों की भी कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक पटल पर कई गंभीर सवाल उठाया जा चुके हैं। एक क्लासिकल एग्जाम्पल की बात कही जाए तो 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध उस समय 4 जजेस ने गंभीर सवाल अथवा गंभीर आरोप लगाए थे कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो रोस्टर लगता है कि कौन सा मामला किस बेंच में जाएगा, किस जज के अंतर्गत जाएगा, उसको वो मनमाने ढंग से बदल रहे हैं, जिससे कि जो न्याय होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो इफेक्ट हो रहा है। और जो जजेस होते हैं, चूंकि अंतोगत्वा जज भी एक व्यक्ति ही है, और जो व्यक्ति होता है वो कई जो व्यक्तिगत पसंद नापसंद, इससे सभी व्यक्ति ऊपर उठ जाए ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं हो सकता। हालांकि जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब वो अपनी कुर्सी पर जब अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो वो व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, वो एक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित उस वक्त होते हैं। और जो न्याय है उसका जो शक्ति होती है या एक निष्पक्ष जो न्याय देने का जो उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन वो उस समय करते हैं, और वो एक व्यक्ति न रहकर व्यक्तित्व और न्यायाधीश के रूप में उस वक्त वो कार्यरत रहते हैं। अब चूंकि
एक कॉमन आदमी को 6 माह की सजा सुना देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में, इस पर आर्टिकल में सवाल भी उठाए गए और ये भी कहा गया है कि यदि जो अदालत है वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, यदि सब जो न्यायाधीश है वो ईमानदार हैं, तो ऐसे में कोई भी चीज़ पूरी संस्था को बदनाम नहीं कर सकती। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मेनी। प्रजनन क्षमता में गिरावट के कई परिणाम हैं अथवा परिणाम कई हैं। अ बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट वुड मीन अ स्मॉलर डिविडेंड विंडो देन एक्सपेक्टेड। प्रतिस्थापन स्तर के नीचे प्रजनन दर का मतलब उम्मीद से कम लाभांश खिड़की होगा। आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो वैश्विक जनसंख्या है वो 2030 तक लगभग 8.5 बिलियन पहुंच जाएगी, किंतु पिछले 70 साल में एक ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, जो प्रजनन दर है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। 1991 में वैश्विक अगर औसत की बात करें तो 5 बच्चों प्रति महिला का प्रजनन दर था, जो कि 2020 में लगभग 2.4 बच्चे रह जाता है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के आंकड़े हैं। इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो प्रजनन दर में जो कमी आ रही है, ट्रेंड देखने में ये भी पाया जा रहा है, जो गरीब देश है उसमें ये ट्रांजिशन काफ़ी तेजी से हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यूके को लिया गया है और दूसरे तरफ साउथ कोरिया को लिया गया है। यूके में 5 महिला से माफ़ कीजिएगा 5 के प्रजनन दर से 2 के प्रजनन दर का जो ट्रांजिशन है उसको अपनाने में 130 साल लगते हैं, जबकि वहीं साउथ कोरिया में ये जो ट्रांजिशन होता है वो मात्र 20 साल में हो जाता है। इवन वर्तमान समय की बात करते हैं तो साउथ कोरिया का जो ट्रांजिशन है वो लगभग दुनिया में जो लोवेस्ट ट्रांजिशन, जो लोवेस्ट जो प्रजनन दर की बात करते हैं उन कंट्रीज में से एक है। 1.05 फर्टिलिटी रेट है साउथ कोरिया के वर्तमान में। ये चिंता का भी विषय है। आगे ये बात कही जा रही है आर्टिकल में कि अब आने वाले समय में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो दुनिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उसमें 50% से ज़्यादा उनका योगदान रहेगा सन 2050 के बाद से। और अगली जो शताब्दी आने वाली 22वीं सदी जब रहेगी उसमें भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या का योगदान रहेगा वो अफ्रीकन कंट्रीज़ का ही होने वाला है। अब इसमें भारत के कंडीशन की, भारत की सिनारियो की बात कहा जाए इंडियन केस में, तो 2021 में पहली बार जो प्रजनन दर है हमारे देश का वो 2 तक पहुंच जाता है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 इसके नीचे चला जाता है। आज़ादी में भारत में प्रजनन दर 6 था और 2021 की जब बात होती है, इवन 1990 में केरला पहला राज्य बन जाता है जब फर्टिलिटी रेट बिलो जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है मतलब 2.1 से नीचे पहुंच जाती है। हालांकि पूरे देश की जो प्रजनन दर थी 1990 में लगभग 4 थी। अभी NFHS 2021 के आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में मात्र 5 राज्य ऐसे रह गए जिनका जो प्रजनन दर है वो 2.1 से ऊपर है। बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर ऐसे राज्य हैं, जिसमें मणिपुर और झारखंड कुछ समय पे हो सकता है कि इस लिस्ट से इनका नाम हट भी जाए। चूँकि बहुत सारे अवेयरनेस के लेवल बढ़ रहे हैं, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम है, कॉन्ट्रासेप्शन का बेहतर और ज़्यादा इस्तेमाल अब देखने को मिल रहा है, जो जनसंख्या है वो ज़्यादा जागरूक हो रही, पढ़ी लिखी है, महिलाओं अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रही हैं, जो विवाह की उम्र है वो भी अब भारत में बढ़ गई है, जो औसतन विवाह की उम्र होती है। इन सब का इम्पैक्ट प्रजनन दर पर देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की जब बात होती है तो जो लोअर फर्टिलिटी रेट होती है उसको हम कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के रूप में देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मतलब ये कारण भी है
और परिणाम भी हुए। तो बेसिकली एक सर्किल बन जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करेगी, अवेयरनेस, एजुकेशन, मैरिज एज, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, ये सब में इजाफा होगा, तो ऐसे में जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन होगी। और जब फर्टिलिटी रेट डाउन होगी तो जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी और ज़्यादा बढ़ने को मिलता है। क्योंकि जब फर्टिलिटी रेट डाउन होगी, जो डिपेंडेंस रेशियो है वो कम रहेगा, जो सेविंग होता है उसको भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इसमें संक्षेप में फर्टिलिटी रेट होता क्या है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो औसत बच्चों, कितने बच्चे पैदा करने की क्षमता एक महिला की होती है अपनी प्रोडक्टिव एज में। वैश्विक फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 90-95 के बीच में 3, 2010-2015 में 2.5, 2045-2050 तक ये 2.2, और अगली सदी की शुरुआत में ही ये प्रतिस्थापन जो दर होता है उसको अचीव कर लेगी वैश्विक जनसंख्या। मतलब पूरे दुनिया की जो आबादी है, फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में वहाँ से गिरावट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2.1 का दर मेंटेन करना होगा यदि कोई पॉपुलेशन सस्टेन करना चाहती है। आज जितनी पॉपुलेशन है भविष्य में भी उतनी ही पॉपुलेशन अगर होगी तो जो प्रजनन दर है उसको 2.1 के लेवल पर बने रहना होगा। इससे नीचे जाएगी तो पॉपुलेशन घटेगी, इससे ऊपर जाएगी तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी। इसके बाद आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जब निश्चित तौर पर भारत की अगर जब बात कर रहे हैं तो भारत में जब ह्यूज पॉपुलेशन होती है, हमारे यहाँ पे जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, दुनिया की यंग कंट्री के रूप में भारत जाना जाता है। ऐसे में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जनांकीय लाभांश, उसका बेनिफिट भारत को मिल रहा है और आने वाले अभी कुछ दशक तक मिलेगा भी। किंतु समस्या इस बात की होती है कि जब जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन करेगा तो ये जो जनांकीय लाभांश मिलने का जो पूरा एक टाइम पीरियड होता है वो सिकुड़ के इसकी जो खिड़की होती है, विंडो होता है, वो कम हो जाएगा। मतलब कम पीरियड के लिए ये लाभांश मिलेगा। ऐसी समस्या को अगर विश्व में बात किया जाए तो जापान इस समस्या से गुजर रहा है, जहां लगातार पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। साउथ कोरिया में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। और चूंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जब फर्टिलिटी रेट में गिरता है तो वर्किंग पॉपुलेशन में उसका इफेक्ट पड़ेगा और धीमे धीमे जो पूरी इकॉनमी एज अ होल उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। ऐसे में इमिग्रेशन की बात कही गई है कि इमिग्रेशन जो होता है, एक देश से दूसरे दो देश जब लोग जाते हैं तो जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर दूसरे देश के जो स्किल्ड लोग हैं वो वहाँ पर जाकर उस देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। हालांकि वो अभी खुद के देश की जनसंख्या नहीं होगी, वो दूसरे देश से कहीं से लोग आएंगे। कई सारे देश इस फेज से भी गुजर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जर्मनी की बात कर लें, पोलैंड की बात कर लें, डेनमार्क की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक समस्या बन रही है, जहाँ पर पॉपुलेशन या फर्टिलिटी रेट लगातार डिक्लाइन कर रही है। अब कुछ स्टडी की बात है। एक स्टडी हुई थी द एंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक पेपर। इसमें ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट चार्ल्स जोन द्वारा ये पेपर पब्लिश किया गया था। वहाँ पर इन्होंने अपना आर्गुमेंट रखा था कि जब फर्टिलिटी रेट, जो प्रजनन दर है, यदि वो लगातार गिरती रहेगी तो पूरी मानव जाति की जो कैपेसिटी होती है, क्रिएटिव कैपेसिटी होती है, वो भी गिर जाएगी। क्योंकि जब जनसंख्या कम होगी तो ऑलरेडी
टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन इत्यादि में सबका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी धीमे धीमे और ज़्यादा एडवांस करती जाएगी, जनसंख्या और ज़्यादा कम होती जाएगी, रोबोट ह्यूमन को रिप्लेस करते जाएंगे, और ऐसे में जो ह्यूमन का एक क्रिएटिव जो स्किल होता है, क्रिएटिव कैपेसिटी होता है, उसमें भी ह्रास देखने को मिलेगा। 2021 माफ कीजिएगा, अगली सदी 2100 से आगे की जब बात कही जा रही तो लगभग जो 50 वर्ष से ऊपर के जो आबादी होती है, ये पूरी जनसंख्या पर ये लगभग 40% की जो आबादी रहेगी वो 50 साल के ऊपर की देखने को मिलेगी। ऐसे में एक दूसरी स्टडी, ग्रेट डेमोग्राफिक रिवर्सल, एजिंग सोसाइटीज, वार्निंग इनइक्वालिटी एंड इन्फ्लेशन रिवाइवल, इसमें चार्ल्स गुडहार्ट और मनोज प्रधान इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि जब फर्टिलिटी लगातार जब गिरती है तो इससे जो महंगाई होती है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इनके अपने तर्क हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कई रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनकी जो फर्टिलिटी, जो प्रजनन क्षमता होती है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके। मार्केट, जो लेबर मार्केट है, वहाँ पर भी बात कही जा रही है कि और ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, जिससे स्पेशली जो महिलाएं होती हैं उनको प्रजनन करने में कोई समस्या न सामने आए, और इवन ऑलरेडी जो मदर हैं उनको लेबर फोर्स में, जो वर्क फोर्स होता है उसमें पार्टिसिपेशन करने में कोई बैरियर, उनका मदरहुड एज अ बैरियर कार्य न करे। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ की बात करें तो जर्मनी का नाम सामने आता है, जहाँ पर जो लेबर लॉ उसको और लिबरल बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि जब पेरेंटल लीव और दूसरे बेनिफिट उनको दिए जा सके, जिससे लोग और ज़्यादा जो प्रजनन करने की बात हो तो वो पीछे ना हटे। इसके अलावा डेनमार्क की बात कही जा रही है, तो वहाँ पर जो IVF प्रणाली, कृत्रिम तरीके से जब गर्भधारण की बात आती है तो वो राज्य उसको फंड करेगी यदि महिला 40 वर्ष से नीचे है। इसके अलावा पोलैंड की बात हो रही है, वहाँ पर 2 बच्चों से अधिक यदि बच्चे हो रहे हैं तब मंथली कुछ कैश सरकार देगी। वहीं रशिया की बात करते हैं तो जब दूसरा बच्चा होता है तो ये वन टाइम पेमेंट करते हैं। और इवन अभी हाल में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा मदर हीरोइन टाइटल एक नई स्कीम लाई जाती है अभी यूक्रेन वार के बाद। हालांकि USSR में ऐसा स्कीम पहले से वहाँ पर था, जहाँ पर यह बात कही जा रही है यदि कोई महिला 10 बच्चे पैदा करेगी तो उसको ये टाइटल भी मिलेगा, मदर हीरोइन टाइटल से नवाजा जाएगा। इसके अलावा उसको कैश बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 13 लाख रुपए उसको पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। बेसिकली ये प्रयास है देशों का कि अपनी जनसंख्या जो गिर रही है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके। भारत की बात कही जाए तो अभी हमारी जो जनसंख्या है उसमें कार्यशील जो जनसंख्या है उनकी मात्रा बेहतर है, किंतु आने वाले समय में हमको इस बात पर भी नज़र बनाए रखनी होगी कि दुनिया के साथ साथ जो पैटर्न है भारत का, उसमें जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, उसकी गिरावट जो हमारा विकास है उसको कहीं भी प्रभावित ना करे। लास्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे तो रिमेंबर पेरियार विद अ प्लेज टू एम्ब्रेस डिसेंट, असहमति को गले लगाने की प्रतिज्ञा के साथ पेरियार को याद करें। विथ मेजोरिटेरियनिज्म ऑन राइज, द iconoclasts idea on debate and rationality of thought are more relevant than ever. बहुसंख्यक वाद के बढ़ने के साथ बहस और विचारों की तर्क संगतता पर मूर्ति भंजकों या जो भी ऑलरेडी जो प्रतिस्थापन होते हैं, जो स्थापित प्रतिमान होते हैं, उनको जब कोई तोड़ता है अपने तर्कों के आधार पर, जैसा कि पेरियार के लिए कहा जाता था कि ये मूर्ति भंजक हैं या जो प्रतिमान है ऑलरेडी जो प्रतिस्थापित,
उससे तर्कों के आधार पर उसका विरोध करते हैं तो के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। चूंकि आज पेरियार ईवी रामासामी इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और तमिलनाडु में इसको सोशल जस्टिस डे के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आज इनका भी जन्मदिन होता है। हालांकि हम अब आर्टिकल पर ही फोकस रहेंगे। आर्टिकल को लिखा है के कनिमोझी जी ने, जो एमपी हैं डीएमके पार्टी की। डीएमके पार्टी जो कि पेरियार से संबंधित भी है, किस तरीके से इसकी बात करते हैं तो डीएमके का पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्रा कजगम। ये स्प्लिट होकर बनी थी जस्टिस पार्टी से। जस्टिस पार्टी जिस पर जब पेरियार की लीडरशिप आती है तो इसका नाम पेरियार चेंज करके द्रविड़र कजगम रख देते हैं। और द्रविड़र कजगम से सीएन अन्नादुराई इनके लीडरशिप में इसमें जब स्प्लिट होता है तब जाकर डीएमके अथवा द्रविड़ मुनेत्रा कजगम इस पार्टी का निर्माण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी पार्टी है इसकी विचारधारा, चाहे वो डीएमके की बात होती है या एआईडीएमके की बात आती है, तो साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स में पेरियार की जो विचारधारा है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल आज भी है। पेरियार या इरोड वेंकटप्पा रामासामी इनकी जब बात कही जाती है तो ये देखिए विकिपीडिया से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उठाया गया है जिसमें ये सोशल एक्टिविस्ट की बात कही जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और पूरा जो द्रविड़ मूवमेंट चलता है फादर ऑफ ये द्रविडियन मूवमेंट के तौर पर याद किए जाते हैं। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उस पर इन्होंने सख्त प्रहार किया था और ये वाइकोम जो सत्याग्रह होता है उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। जस्टिस पार्टी और जो द्रविड़ कजगम उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। जो पिछड़े वर्ग होते हैं, दबे कुचले लोगों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। और जो साउथ की हम जब बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं तो इनका योगदान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और सिर्फ दक्षिण भारत की ही नहीं, पूरे भारत की ही अगर हम बात करें तो इनके विचारों से जो प्रभाव है उसको नकारा नहीं जा सकता। आर्टिकल में इनके विचारों की बातों को आगे बढ़ाया गया है। चूँकि इनका जन्मदिन है, उनको याद किया जा रहा है। इनके कुछ प्रमुख विचारों की बात कहा जाए तो हर किसी को किसी भी राय का खंडन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को इसकी अभिव्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं है। ऐसे विचार पेरियार के थे। इसके अलावा पेरियार इन बातों को भी कहते थे कि कोई भी विपक्ष जो तर्कवाद या विज्ञान अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है, एक दिन या अन्य धोखाधड़ी, स्वार्थ, झूठ और षड्यंत्रों को प्रकट करेगा। जिसे भी मैं प्यार करता हूं और नफरत करता हूं, मेरा सिद्धांत एक ही है, यानी पढ़े लिखे, अमीर और प्रशासकों को गरीबों का खून नहीं चूसना चाहिए। बुद्धि सोच में निहित है और सोच का अगुआ तर्कवाद है। ऐसे में आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आज जब बहुसंख्यकवाद की राजनीति देखने को मिलती है तो ऐसे में पेरियार के ये विचार और भी ज़्यादा तर्क संगत हो जाते हैं, जहां पर असहमति के सम्मान की बात कही जाती है, विचारों की विविधताओं की बात कही जाती है, पूरे समाज को एक साथ मिलाने की और समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही जाती है, गरीबों के उत्थान की बात कही जाती है, डेमोक्रेसी के जो सही मायने होते हैं, जिसकी गांधी जी भी बात करते हैं कि जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसको
जो लोकतंत्र है इसका फल मिलना चाहिए, ऐसे विचार पेरियार रखते हैं। इसी पर यह पूरा आर्टिकल घूम रहा है। दोस्तों, आज के द हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।